बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 30 कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लेक्चर नंबर 30 जो है वो स्टार्ट हो रहा है डिजिटल क्लॉक से। ये डिजिटल क्लॉक बेसिकली एप्लीकेशन है किसकी, काउंटर की। और अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर 29 के अंदर अपने जो काउंटर है उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। कौन कौन सी, एक डिजिटल क्लॉक के अंदर कि हमारा जो काउंटर है वो डिजिटल क्लॉक में यूज़ किया जाता है, और दूसरी हमने जो काउंटर की एप्लीकेशन पढ़ी थी लेक्चर नंबर 29 के अंदर वो थी फ्रीक्वेंसी काउंटर के नाम से, कि जो जो हमारा काउंटर है उसको हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सर ने जो है वही लेक्चर 29 का जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन था ना, ये एप्लीकेशन ऑफ काउंटर वो, और उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट डिज़ाइन वो, ये दोनों टॉपिक सर ने दोबारा रिपीट किए हैं किसके अंदर, लेक्चर नंबर 30 के अंदर। लिहाजा हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 30 के ऊपर दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चूँकि हमें पता है कि सर ने दोबारा से उन्हीं कंसेप्ट्स को जो लेक्चर नंबर 29 के लास्ट पे थे, ये आप देख सकते हैं, ये देखो सारा वही कंसेप्ट है। ये देखो, ये मैंने सारा आपको समझाया था, प्रीवियस वही सारा कंसेप्ट है जो सर ने हमें प्रीवियस लेक्चर आगे देखो, ये फ्रीक्वेंसी काउंटर, ये बेसिकली हमारे पास जो काउंटर है उसकी सेकंड एप्लीकेशन है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 29 के अंदर अच्छे से पढ़ ली थी। लिहाजा ये भी हमने पढ़ ली हुई है, तो इसको भी हम कवर नहीं करेंगे दोबारा। ये देखें, ये सारा वही कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर 29 के अंदर पढ़ लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर्स। अब डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर के अंदर आपको आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर 29 के अंदर बताया था कि जब भी आप कोई भी सिंक्रोनस काउंटर, चाहे वो अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो, जब उसको डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, तो उसको क्रिएट करने के 6 स्टेप्स होते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 29 के लास्ट पे जो टॉपिक बताया था, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जनाब उसके अंदर 6 स्टेप्स आप किस तरह से फॉलो करके अपना जो सर्किट है उसे डिज़ाइन करते हो। तो देखो वही सेम दोबारा सर जो है वो बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भी टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 29 के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे सर ने देखें वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट की है। ये देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ तक लेक्चर 30 जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन लेक्चर 30 के अंदर कोई भी नई बात नहीं है। वही जो कंसेप्ट थे लेक्चर 29 के लास्ट पे, कौन कौन से एप्लीकेशन ऑफ काउंटर्स, और दूसरा सर्किट डिज़ाइन के 6 स्टेप्स, वही सर ने दोबारा जो है वो रिपीट किया। लिहाजा ये मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका लेक्चर नंबर 30 जो है दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन जो लेक्चर नंबर 29 के लास्ट पे मैंने एक सर ने एग्जांपल दी थी ना कि 3 बिट आपने जो है अप डाउन काउंटर इकट्ठे बनाना है और उसके 6 स्टेप्स बयान करने हैं, तो वो मैं आपको दोबारा रिपीट करवाता हूँ। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ी और अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी कि हम सर्किट जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके जो 6 स्टेप्स हैं वो किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। तो लेक्चर नंबर 30 चूँकि वही दोबारा रिपीट हो रहा है, लिहाज़ा आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप लेक्चर नंबर 29 कर लोगे ना अच्छे से, तो आपका लेक्चर नंबर 29 भी कवर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 30 भी कवर हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 31 भी हाफ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक लेक्चर करने से, मतलब लेक्चर नंबर 29 सिर्फ अगर आप अच्छे से कर लोगे, तो आपके जो है 2.5 लेक्चर कवर हो जाएंगे। मतलब लेक्चर नंबर 29 भी कवर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 30 जो कि सारा रिपीट हो रहा है वो भी कवर हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 31 जो है वो भी हाफ कवर हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद आज के इस लेक्चर के अंदर ये जो मैंने लेक्चर नंबर 29 की लास्ट पे एक आपको एग्जांपल छुड़वाई थी ना, मतलब वो एग्जांपल मैंने आपको कहा था आप कर लो, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं करोगे तो फिर भी कोई बात नहीं, आप जो है इस एग्जांपल को जो है, क्योंकि यहाँ पे सर ने 2 एग्जांपल दी हुई हैं। एक ये ऊपर एग्जांपल से सर ने सर्किट को डिज़ाइन करना सिखाया, जिसमें सिर्फ ओनली अप काउंटर की एग्जांपल दी गई है, और इस एग्जांपल के अंदर लेक्चर नंबर 29 की जो लास्ट पे ये जो एक और एग्जांपल है 3 बिट अप डाउन काउंटर, इसके अंदर सर ने ये बताया है कि आप किस तरह से अप डाउन काउंटर जो यूज़ हम करते हैं अप काउंटिंग के लिए भी और डाउन काउंटिंग के लिए भी, कैसे उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो उस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली एग्जांपल दोबारा से आपको थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना जो पूरे का पूरा जो सर्किट है उसे डिज़ाइन करते हैं। अगर आपने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझना, तो फिर आप मेरा लेक्चर नंबर 29 अगर आपने अच्छे से देख लिया तो वेरी गुड है। अगर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 29 दोबारा से देख लो, ताकि आप इसको इस कंसेप्ट की और अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले, जब भी आपने जो है वो कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना हो, किसी भी तरह का काउंटर डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हम जो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, बोला आप प्रीवियस सेक्शन के अंदर स्टेट डायग्राम की, सबसे पहले आप अपनी स्टेट डायग्राम बनाते हो। स्टेट डायग्राम से क्या मुराद है? स्टेट डायग्राम से मुराद ये है कि आप जो सर्किट बनाने जा रहे हो, वो सर्किट कितने बिट का है। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टेट डायग्राम के अंदर कि वो सर्किट कितने बिट का है। जितने बिट का हो उतनी आप जरा 2 की पावर लो, तो 2 की पावर अगर मैं 3 लूँ तो ये 3 बिट का सर्किट है, तो 2 की पावर 3 जवाब आया 8। यानी आपकी जो टोटल स्टेट्स बनेंगी वो 8 होंगी। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 7 तक अप काउंटर के लिहाज से, और अगर आप डाउन काउंटर के लिहाज से बात करो तो 7 से लेकर 0 तक
8 से स्टेट्स बनेंगी। तो दोस्तों इन्हीं स्टेट्स को, ये जो 8 स्टेट्स हैं आपकी, इन्हीं स्टेट्स को अगर आप अच्छे से डायग्राम की फॉर्म में बयान कर दो तो उसे हम कहते हैं, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी स्टेट डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे स्टेट डायग्राम कैसे बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये अप डाउन काउंटर की स्टेट डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 स्टेप्स जो थे, ये देखो 0 से लेकर 7 तक उसको कंप्लीट समझाया गया, अप के अंदर भी और डाउन के अंदर भी। ये आप देखो, ये 0 की बाइनरी है, उसके बाद ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी है, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की बाइनरी। तो इस तरह आपकी जो 8 स्टेट्स थी, 8 जो स्टेजेस थी, वो आपने बता दी हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों अगर ये अप काउंटर होता ना, सिर्फ अगर ये सिर्फ अप काउंटर का सर्किट होता, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली जो ये फॉरवर्ड एरो ना, सिर्फ इस ये लगा होना था। और अगर ये सिर्फ डाउन काउंटर होता, तो फिर ये जो बैक एरो है, मतलब ये जो बैकवर्ड एरो लगा हुआ है, ये वाले जो बैकवर्ड एरो लगे हुए हैं, सिर्फ ये लगे होने थे। लेकिन चूंकि ये अप काउंटर भी है और डाउन काउंटर भी है, लिहाजा यही वजह यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल एरो लगा हुआ है, एक फॉरवर्ड भी है और एक बैकवर्ड भी है। फॉरवर्ड एरो का मतलब ये है कि आप अप काउंटिंग कर रहे हो, मतलब 0 से 1, 1 से आप 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, और 7 से फिर दोबारा अगेन 0 पे। और अगर आप यहाँ पे ये जो बैकवर्ड एरो है, इसकी अगर बात करो, तो ये बैकवर्ड एरो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप स्टार्ट बेसिकली करोगे 7 से। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, 7 से, और फिर उसके बाद आप बैकवर्ड मूव करोगे, इस तरफ मूव करोगे, बैकवर्ड मूव करोगे। तो बैकवर्ड कैसे, 7 से आप वापस जाओगे 6 पे, 6 से आप वापस जाओगे 5 पे, 5 से आप वापस जाओगे 4 पे, 4 से आप 3 पे जाओगे, 3 से आप 2 पे जाओगे, 2 से 1 पे, और 1 से आप दोबारा 0 पे, और 0 से दोबारा वापस से 7 पे चले जाओगे। तो इस तरह दोस्तों ये आपके जो डबल एरो लगे हुए हैं, अपवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ये अपवर्ड एरो जो है ये आपको ये बता रहा है कि आपकी यहाँ पे अप काउंटिंग हो रही है, और बैकवर्ड एरो जो है वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे डाउन काउंटिंग हो रही है। अब दोस्तों ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे अप काउंटिंग करनी है कि डाउन काउंटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू अगर आप 0 सेट कर दोगे, तो इसका मतलब है आपकी काउंटिंग जो है वो अप होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अप काउंटिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से। और अगर आप दोस्तों एक्स की जो वैल्यू अगर वो 1 सेट कर देते हो, मतलब x इक्वल टू 1 कर देते हो, तो फिर ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, इस तरह से डाउन काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब ये जो आपका x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 या 1 सेट करने से आपको पता चलता है कि हाँ जी आपने अप काउंटिंग करनी है या डाउन काउंटिंग करनी है। 0 सेट करोगे तो अप काउंटिंग होगी, 1 सेट करोगे तो डाउन काउंटिंग होगी। तो उम्मीद है आपको ये जो स्टेट डायग्राम थी इसकी समझ आ गई है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाना होता है। नेक्स्ट स्टेट टेबल दोस्तों किसे कहते हैं, नेक्स्ट स्टेट टेबल दोस्तों ये होता है कि मान लो आप जो भी प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट वो होती है जिस पे आप खड़े हो, जिस स्टेट पे आप खड़े हो। तो मान लो आपकी प्रेजेंट स्टेट है 1, तो 1 के बाद अगर आप अप काउंटिंग कर रहे हो, अगर आप अप काउंटिंग कर रहे हो, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो मतलब 1 आपकी प्रेजेंट स्टेट है और 2 आपकी नेक्स्ट स्टेट है, किसके लिहाज से, 1 के लिहाज से। ऐसे ही दोस्तों अगर आप अप काउंटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये आप काउंटिंग वाला टेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि अगर आप x की वैल्यू 0 सेट करते हो तो अप काउंटिंग होगी, अगर x की वैल्यू 1 सेट करोगे तो यहाँ पे डाउन काउंटिंग होगी। चूंकि ये अप काउंटर भी है और डाउन काउंटर भी है, लिहाजा यही वजह यहाँ पे आपको दो जो है वो नेक्स्ट स्टेट टेबल दो बनाने पड़ेंगे। एक ये जो टेबल है ये बेसिकली अप काउंटिंग के लिए है, और ये जो दूसरा टेबल है कहाँ गया हमारे पास दूसरा टेबल यहाँ पे। अच्छा ये सर ने सिर्फ हाँ ये देखो ये बना हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ वो दूसरा टेबल कहाँ गया। तो यानी यहाँ पे सर ने एक टेबल के अंदर पहले प्रेजेंट स्टेट दिखाई है, और उस प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग सर ने उसकी नेक्स्ट स्टेट दिखाई है अप काउंटिंग के लिहाज से। ये जो नेक्स्ट स्टेट है ना, ये वाली, ये जो तीन वैल्यूज हैं 1, 2 और 3, ये तीन वैल्यूज अप काउंटिंग के लिहाज से नेक्स्ट स्टेट है। और अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट ये हो तो इसके लिहाज से आपकी जो डाउन काउंटिंग है उसके उसके मुताबिक आपकी ये वाली जो है तीन जो कॉलम्स हैं ये डाउन काउंटिंग के लिहाज से नेक्स्ट स्टेट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अप काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट 2 होगी, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 4 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट्स के कॉलम्स हैं तीन, ये जो तीन कॉलम्स हैं ये आपके किसके हैं, प्रेजेंट स्टेट्स के हैं। अगर देखो प्रेजेंट स्टेट 0 है, ये देखो 0 है ना प्रेजेंट स्टेट, ये 0 0 0 का मतलब क्या है, 0 है वैल्यू प्रेजेंट स्टेट की। दोस्तों अगर वैल्यू प्रेजेंट स्टेट की 0 है तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी ये नेक्स्ट स्टेट है, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट की तीन कॉलम्स हैं अप काउंटिंग के लिहाज से। अप काउंटिंग के लिहाज से ये नेक्स्ट स्टेट की तीन कॉलम। तो देखो अगर अप काउंटिंग के अंदर करंट स्टेट यानी प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है, तो ये आप देख सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर आपकी अप काउंटिंग के अंदर अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो 1 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही आपकी अगर प्रेजेंट स्टेट 2 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 3 होगी। ऐसे अगर प्रेजेंट स्टेट 7 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट दोबारा से 0 होगी, क्योंकि देखो ना अप काउंटिंग है ना, तो जैसे 7 पे आप पहुंचे, मतलब जब अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंचोगे तो आप दोबारा से
नेक्स्ट स्टेट उसकी क्या होगी, दोबारा से शुरू हो जाएगी, मतलब जीरो से। तो अगर करंट स्टेट प्रेजेंट स्टेट 7 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट जीरो होगी, किसके लिहाज से, अप काउंटिंग के लिहाज से। और ये दोस्तों आपका जो 3 कॉलम है ये डाउन काउंटिंग के लिहाज से हैं। अब आपने ये प्रेजेंट स्टेट है डाउन काउंटिंग की, और ये उसकी डाउन काउंटिंग की नेक्स्ट स्टेट है। तो अगर दोस्तों आपकी करंट जो प्रेजेंट यानी स्टेट है अगर वो जीरो होगी तो डाउन काउंटिंग के अंदर उसकी नेक्स्ट स्टेट 7 होगी, क्योंकि आपको पता ना जीरो का मतलब क्या, कि उसकी ये उसकी प्रेजेंट स्टेट है। तो उसके बाद अगली स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 1 नहीं होगी, क्योंकि वो अप काउंटिंग में होता है कि जीरो के बाद 1। अब आपने डाउनवर्ड जाना है, मतलब पीछे की तरफ जाना है। तो अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो जीरो के बाद, जीरो से पीछे क्या आता है, 7 आता है। जीरो के बाद मतलब नेक्स्ट 7 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे मतलब आपने डाउन काउंटिंग करनी है ना। जीरो के बाद 7, 7 से 6, 6 से ऐसे, तो इस तरह से। तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 7 होगी अप काउंटिंग के लिहाज से। इस तरह अगर आपकी करंट स्टेट जो है वो 4 है तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या होगी भला, वो होगी 3। क्योंकि करंट स्टेट प्रेजेंट स्टेट अगर 4 है तो उससे पीछे डाउन काउंटिंग करनी है, क्योंकि आपने क्या करनी है, डाउन काउंटिंग करनी है। तो डाउन काउंटिंग अगर अगर प्रेजेंट स्टेट 4 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि डाउन काउंटिंग कर रहे हो ना आप, छोटी वैल्यू से बड़ी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, इसी को डाउन काउंटिंग कहते हैं। और अप काउंटिंग क्या होती है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो यानी डाउन काउंटिंग के अंदर अगर आपकी करंट स्टेट 4 होगी तो उसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 3 होगी। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये था दोस्तों आपके पास स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने नेक्स्ट स्टेट टेबल जो है वो ड्रा करना होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके पास तीसरा जो स्टेप होता है सर्किट डिजाइन इंप्लीमेंटेशन के अंदर, वो होता है फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल। फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन के टेबल में हम क्या करते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप हम चूज करते हैं ना, मतलब अपने सर्किट को बनाने के लिए जोन से फ्लिप फ्लॉप का हम इस्तेमाल करेंगे। अब 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब आपकी मर्जी आपने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। तो मान लो हमने यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया, तो जोन सा फ्लिप फ्लॉप आपने डिसाइड किया है ना अपने इस सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसी फ्लिप फ्लॉप की आपने ट्रांजिशन टेबल बनाना। अब ट्रांजिशन किसे कहते हैं, ट्रांजिशन दोस्तों ये होती है कि अगर आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें आपकी जे और के की इनपुट जो भी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्यू मतलब क्यू की प्रेजेंट स्टेट क्या होगी और उसकी क्यू की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली इस फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन में बताना होता है। अब उसके लिए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 29 के अंदर, कि उसके लिए जब भी आप फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल बनाते हो ना, तो उसके लिए पहले आपको जो भी फ्लिप फ्लॉप आपने चूज़ किया उस फ्लिप फ्लॉप का बेसिक वर्किंग का पता हो। जैसे बेसिक वर्किंग क्या है कि अगर जे और के दो इनपुट्स हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो उसकी एक आउटपुट होती है क्यू और एक होती है क्यू बार। तो आपने क्यू के लिहाज से यहाँ पे सिर्फ चलना है। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था कि अगर जे की इनपुट भी जीरो हो, के की इनपुट भी जीरो हो, तो क्यू की आउटपुट जो है वो जीरो ही होती है। उसके बाद मतलब रिमेन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। उसके बाद अगर जे की इनपुट जो है वो जीरो हो और के की इनपुट 1 हो, तो आपके पास फिर भी क्यू की आउटपुट जो है वो जीरो आती है। इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर जे की इनपुट 1 हो और के की इनपुट जीरो हो, तो फिर आउटपुट क्यू की 1 आती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था अगर जे की इनपुट जो है वो क्या हो, 1 हो और के की इनपुट भी 1 हो, तो आपका ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल मोड में चला जाता है। और टॉगल मोड का मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे जो क्यू आउटपुट होगी वो अगर स्टार्ट जीरो से की है तो नेक्स्ट टाइम उसकी आउटपुट 1 होगी, अगर 1 है तो नेक्स्ट टाइम जीरो होगी। तो इस तरह वो हर थोड़ी देर मतलब हर एक स्टेप के बाद, हर एक ट्रांजिशन के बाद अपनी जो स्टेट है उसे चेंज करता रहता है क्यू आउटपुट के अकॉर्डिंग, अगर अगर जे और के की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यानी इसी कंसेप्ट को आपने देखते हुए दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो ये देखो वो कह रहा है, पहला ये है कि अगर जे की इनपुट जीरो है और के की इनपुट कुछ भी हो, मतलब जीरो भी हो और 1 भी हो, तो बताओ क्यू की प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, और क्यू टी प्लस 1 का मतलब है उसकी क्यू की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो ये वो बेसिकली पूछ रहा है, तो ये उसके लिए टेबल बनाया हुआ है। तो ये मैंने आपको टेबल प्रीवियस भी बताया था, सिखाया था। अच्छा जी, तो ये बेसिकली टेबल इसी यहाँ से देख के बनाया गया है। ये देखो ये जो वर्किंग है ना, इसी से देख के बनाया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल भी लेक्चर 29 के अंदर भी, कि यहाँ पे आप देख सकते हो जे की इनपुट जीरो, के की इनपुट जीरो और 1। तो आप एक काम करोगे, आप दोनों इनपुट के लिहाज से देखोगे कि मतलब एक दफ़ा जे की इनपुट जीरो, के की इनपुट जीरो। तो यहाँ पे जे की इनपुट जीरो, के की इनपुट जीरो अगर हो, तो क्यू जो करंट स्टेट होती है उसकी वो जीरो होती है। तो ये देखो क्यू की करंट स्टेट जीरो और उसकी नेक्स्ट स्टेट भी जीरो। और अगर जे की इनपुट जीरो हो और के की इनपुट क्या हो, 1 हो, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, यहाँ तो जीरो होगा या 1 होगा। मैंने कहा अगर जे की इनपुट जीरो है और के की इनपुट अगर मैं 1 रखूँ, तो फिर भी देखो आउटपुट क्यू की क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यही वजह देखो आउटपुट क्यू की जीरो एंड क्यू बार भी, सॉरी क्यू की नेक्स्ट स्टेट भी जीरो। तो इस तरह यहाँ पे इसको देख बनाया गया है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो चौथा स्टेप होता है वो होता है के करनौज मैप। करनौज मैप हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए यही जो आपने प्रेजेंट स्टेट लिखी है, प्रेजेंट स्टेट जो है आपकी क्यू टू की, क्यू वन की एंड क्यू जीरो की, वो आप लिखोगे, जो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, 7 जीरो से लेकर 7 तक होगी। और उसके बाद अगर आपकी अप काउंटिंग है मतलब, तो अप काउंटिंग है तो जो उसकी नेक्स्ट स्टेट है वो आप लिखोगे। तो ये उसकी नेक्स्ट स्टेट है,
जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दी है कि अगर करंट अप काउंटिंग के अंदर करंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, अगर करंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 2 होगी। तो ये बेसिकली वही लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से अगर आप इसके पास इस तरह से आपके पास 3 बिट क्यू की मतलब 3 बिट आंसर है, तो इसमें मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। मतलब जितने बिट हों तो उतने फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो जेके फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं यहाँ पे 6 है। 6 कैसे हैं? ये आपकी जो 2 पहले वाली हैं K0 J0 एंड K0 ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के लिए हैं। उसके बाद ये आपकी जो 2 है ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की इनपुट्स हैं और ये जो 2 है ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 की इनपुट्स हैं। तो बाकी ये सारा टेबल उसने ऐसे ऊपर से देख के बनाया। ये जो ऊपर आपने टेबल बनाया फ्लिप फ्लॉप का इसी से देख के उसने सारी वैल्यू जो है वो पुट की हैं। उसके बाद दोस्तों ये था अप काउंटिंग के लिहाज से जेके फ्लिप फ्लॉप का इनपुट टेबल यानी के मैप टेबल। और उसके बाद ये है जी अब डाउन काउंटिंग के लिहाज से अगर एक्स की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसकी 3 प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ये उसकी जो है वो नेक्स्ट स्टेट की 3 बिट्स हैं और उसके बाद ये उसके जो 3 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उनकी ये इनपुट्स हैं 2-2 कि मतलब ये जो पहली 2 हैं ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप की और ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप की। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दोस्तों ये टेबल आपको मैंने बता दिया कैसे बनाना है, ये बल्कि ऊपर भी आपने बनाया हुआ है। अब दोस्तों इन्हीं टेबल को देखकर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनके के मैप्स ड्रा करने हैं। अब के मैप कैसे ड्रा करने हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो टेबल इसने बनाना है ये J2 के लिए है। ये किसके लिए है? J2 के लिए। और ये किसके लिए है? ये K2 के लिए है। अब इस J2 के अंदर बेसिकली उसने अप काउंटिंग के लिहाज से भी लिखा है और डाउन काउंटिंग के लिहाज से भी लिखा है। ठीक है? अब अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग के लिहाज से उसने कैसे लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखो उसने सबसे पहले देखा कि मेरे पास कितने टोटल लिटरल्स हैं। लिटरल्स मीन ये जो आपके पास नंबर ऑफ क्यू जो है ना वो प्रेजेंट स्टेट्स हैं ये आपने देखनी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्यू की प्रेजेंट स्टेट्स कितनी है? Q2 Q1 एंड Q0 मतलब 3 लिटरल्स हैं Q2 Q1 एंड Q0 ये हो गए आपकी प्रेजेंट स्टेट की 3 बिट्स। और उसके बाद एक यहाँ पे लिटरल एक और है, वो कौन सा? एक्स वाला, जो कि ये बताएगा कि ये अप काउंटिंग इसने करनी है या डाउन काउंटिंग करनी है। लिहाजा आप इन 3 लिटरल्स के साथ अपने इस एक्स को भी मर्ज करोगे इस तरह से, क्योंकि एक्स साथ नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अप काउंटिंग, ये जो 3 क्यू की आउटपुट्स हैं ये अप काउंटिंग के लिहाज से हैं या डाउन काउंटिंग के लिहाज से। तो इसलिए आप यहाँ पे इसके साथ एक्स भी ऐड कर लोगे तो ये टोटल कितने कितने लिटरल्स हो गए? 4 लिटरल्स हो गए। अब आपको पता है के मैप बनाने का आपको तरीका मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ मिड के पहले सिलेबस के अंदर कि यहाँ पे जितने लिटरल्स हो ना उनको जो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे 4 लिटरल्स हैं तो Q2 और Q1 को हम नीचे लिख लेंगे स्लैश से नीचे इस तरह डिवाइडर लगाएंगे और डिवाइडर से जो है नीचे फर्स्ट आपके 2 लिटरल्स आ जाएंगे और जो बाकी 2 लिटरल हैं Q0 और X वो जो है इस तरह स्लैश के बाद आ जाएंगे। Q0 और X इस तरह स्लैश के बाद आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है। अब ये देखो ये बार के नीचे जो है बार से पहले कितने लिटर्स हैं? 2 लिटर्स हैं तो 2 आप 2 के पावर 2 लोगे तो 2 के पावर अगर 2 रहे तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन-कौन से? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 ग्रे रूल को फॉलो करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं ये जो आपको 204 वैल्यूज दिखाई दे रही है ना ये कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0 ये बेसिकली किसके लिहाज से हैं? ये Q2 एंड Q1 के लिहाज से हैं। और ये जो आपको 4 वैल्यूज यानी 4 कॉलम के अंदर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 ये बेसिकली किसके लिहाज से हैं? Q0 और इस x के लिहाज से। अब दोस्तों आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि चूंकि यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू क्या है? फिक्स है। वो क्या बोला? x0 x क्या? x इक्वल टू 0। ठीक है? तो अब आपने दोस्तों क्या करना है? अब यहाँ पे आपने डाटा फिल करना है। डाटा कैसे फिल करना है? सबसे पहले ये आपने देखना ये टेबल किसके लिए बना रहे हो आप? J2 के लिए। तो यहाँ पे J2 की सारी वैल्यू फिल होंगी। मतलब ये जो J2 की वैल्यूज है ना ये वाली इतनी इतनी ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी? फिल हो जाएंगी। अब कैसे फिल होंगी वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वो फिल दोस्तों इस तरह से होंगी कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे जनाब क्या बोला कि यहाँ पे जो पहली रो है उसके अंदर Q2 Q1 एंड Q0 की क्या वैल्यू है? तो Q2 Q1 एंड Q0 की जो वैल्यू है वो है 0 0 0। तो मतलब यहाँ पे Q2 और Q1 की वैल्यू 0 0 कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है। ये जो रो है फर्स्ट वाली इसके अंदर देखो Q2 भी 0 है और Q1 भी 0 है। और उसके बाद Q0 जो है वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो Q0 यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है इनमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो Q0 के लिए है और नेक्स्ट वैल्यू x के लिए है। तो यहाँ पे Q0 जो है वो क्या है जी? 0 होना चाहिए। Q0 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए? x यहाँ पे 0 होना चाहिए। मतलब ऊपर ऊपर के लिहाज से आपने देखना ना, इसके लिहाज से देखना है आपने। इस x मतलब पहले हमने इसको फिल करना ना, तो x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 हम देख लेते हैं यहाँ पे है। ये देखें x इक्वल टू 0, ये x फर्स्ट रो के अंदर 0 0 का क्या मतलब है? Q0 भी 0 है और x भी 0 है। तो मतलब ये वाला सेल बनता है। अब इस सेल के अंदर आपने ये वाली वैल्यू फिल करनी है। कौन सी भला? ये वाली फर्स्ट रो की वैल्यू। तो इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो J2 की वैल्यू है वो है 0, तो हमने वहाँ पे 0 फिल कर दिया। अब नेक्स्ट रो के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट रो के अंदर देखो ये होगा
Q2 भी 0 है, Q1 भी 0 है, तो मतलब फर्स्ट रो सेलेक्ट होगी जिसमें Q2 भी 0 है और Q1 भी 0 है। उसके बाद Q0 क्या है, वो 1 है, और X भी क्या है, वो 0 है। तो मतलब कॉलम कौन सा सिलेक्ट होगा, जिस कॉलम के अंदर Q0 1 हो और X 0 हो। तो यहाँ पे आप आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो इस फर्स्ट रो के अंदर Q2 भी 0 है, Q1 भी 0 है, तो ये वाली रो सेलेक्ट होगी। उसके बाद कॉलम कौन सा सिलेक्ट होगा, कॉलम सेलेक्ट होगा जिसमें Q0 क्या है, 1 है, और X 0 है। तो Q0 1, ये देखो, ये है जी, ये देखो, ये है वो कॉलम जिसमें Q, ये फर्स्ट वैल्यू 1 है ना, जो कि Q0 की है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 0 है, जो कि X की है। तो यानी ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इस कॉलम के अंदर आपने क्या वैल्यू फिल करनी है, वो आप ऊपर से देखोगे कि इस सेकंड रो में क्या वैल्यू आ रही है। तो इस देखो, इस सेकंड रो के अकॉर्डिंग J2 की जो वैल्यू है वो है 0, तो हमने वहाँ पे 0 फिल कर दिया। ऐसे नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कहाँ फिल होगी, वो है जी 0, तो वो यहाँ पे आपकी फिल होगी किस बॉक्स के अंदर, जहाँ पे Q2 की वैल्यू 2 हो 0 है, और Q1 की वैल्यू 1 है। ये लास्ट मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपने खुद बाकी करना है। ये देखो, अब आपने ये जो वैल्यू है, ये वाला 0, ये कहाँ फिल करना है, ये आपने उस सेल में फिल करना है जहाँ पे Q2 भी 0 हो और Q1 1 हो। तो देखते हैं, Q2 0, Q1 1। तो ये देखो Q2 0, ये देखो ये वाली वो रो है जिसमें देखो Q2 फर्स्ट वाली Q2 की है ना, तो Q2 यहाँ पे 0 है और Q1 1 है, तो मतलब ये वाली रो सेलेक्ट होगी। सेकंड वाली रो सेलेक्ट हो गई है। अब इस सेकंड रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं, इनमें कॉलम कौन सा सेलेक्ट करना चारों में से, तो वो हम ऊपर से देखेंगे। क्या बोला, ऊपर से जब हमने देखा तो यहाँ पे जो Q0 है वो 0 है, और X भी क्या 0 है, तो मतलब सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट होगा। ये देखो, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर Q0 भी 0 है और X भी 0 है, तो मतलब सेकंड रो के अंदर ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये जो वैल्यूज है ये इस तरह से फिल करनी होती हैं सारी। जब ये आपके सारे फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगे, उसके सॉरी ये जो जब के मैप सारा बन जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ 1 है उसकी ग्रुपिंग करनी है, जहाँ जहाँ 1 है उसकी ग्रुपिंग करनी है आपने। तो ग्रुपिंग करने के लिए देखिए, 1 1 कहाँ कहाँ है, एक ये 1 है, ठीक है, और एक ये 1 है। अब आपने देखना है इस 1 के साथ ग्रुप बन सकता है, नहीं बन सकता। और इस 1 का किसी और के साथ ग्रुप बनता है, इस 1 का दोस्तों किसी और के साथ ग्रुप बन सकता है, हाँ यस बन सकता है। किसके साथ भला, अगर आप इस वाले 1 को इस वाले x के साथ मिला दो, तो ये दो दो सेल का ग्रुप बन सकता है। कार्नर का ग्रुप बनेगा ना, मतलब ये भी कार्नर पे है, ये भी कार्नर पे है, तो इन दोनों का आपस में ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों आप गौर करो, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये इस नीचे वाले x के साथ मिलकर एक ग्रुप बना देगा। ये इस नीचे वाले एक्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेगा। ऐसे अगर आप इसमें देखो, ये भी चूंकि इसी का सेम के मैप है, ये सिर्फ फर्क इतना कि ये J2 के लिए है और ये K2 के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो 1 है और ये जो एक्स है ये मिलकर आपस में ग्रुप बना देंगे, और ये वाला जो एक्स है और ये वाला जो 1 है ये आपस में कार्नर के मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। तो यानी यहाँ पे जो ग्रुप बनेंगे वो दो होंगे। उसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही सर ने बनाया ना, ये हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे सर ने जो इस तरह से ग्रुपिंग कर दी है इनकी। अब करने का ग्रुपिंग तो करना मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे इनके जो ग्रुपिंग आपने की है, उसके अंदर आपने कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, उसमें कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। तो आपका फर्स्ट ग्रुप ये वाला और ये वाला सेल मिलाकर एक ग्रुप बना है। अब इन दो सेल में देखो कॉमन वैल्यू क्या है, तो इस सेल में और इस सेल में कॉमन क्या है, तो इस सेल के लिहाज से वैल्यू है Q2 की 0 और Q1 की 0। इस सेल के लिहाज से Q2 की वैल्यू है 1 और Q1 की वैल्यू है 0। तो यानी ये देखो Q2 की वैल्यू कॉमन नहीं है, मतलब आपने इन दो में और इन दो में देखना कॉमन किया, तो फर्स्ट जो दो बिट्स हैं वो कॉमन नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट बिट उसकी फर्स्ट बिट 0 है, इसकी फर्स्ट बिट 1 है, लिहाजा ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ Q1 कॉमन है। देखो Q1 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, लिहाजा हमने यहाँ पे लिख दिया Q1 जो है इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद अब हमने देखना है कि इन दोनों सेल के अंदर कॉलम कौन सा कॉमन है, तो कॉलम चूंकि एक ही है, लिहाजा यहाँ पे Q0 भी सिलेक्ट होगा और X भी सिलेक्ट होगा। तो यानी Q0 एंड X। तो ये दोस्तों, और यहाँ पे एक और चीज़, अगर वैल्यू 0 वाली है, मतलब अगर Q2 की और Q1 की अगर वैल्यू 0 के अंदर है, तो उसके ऊपर बार आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। तो यहाँ पे आप बार लगा लोगे X के ऊपर, यहाँ पे क्या लगा लोगे, X के ऊपर बार लगा लोगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे x के ऊपर बार इसलिए आएगा क्योंकि दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है हमें, यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है वो वैसे x की वैल्यू 1 मिली है, तो सॉरी x के ऊपर बार नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है, तो x के ऊपर बार नहीं आएगा। बार तब आएगा जब x के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमें कॉमन मिली है इस सेल के अकॉर्डिंग वो है 1।
तो यहाँ पे Q0 आ जाएगा और x जो है वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब हमने नेक्स्ट ग्रुप का कॉमन वैल्यू लिखनी होती है ना, तो नेक्स्ट ग्रुप की कॉमन वैल्यू लिखने से पहले हम प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगाया। उसके बाद अब आपने इन 2 सेल के लिहाज से देखना है, तो इन 2 सेल के अंदर अगर देखा जाए तो इन 2 सेल के अंदर ये 2 रो है, ये वाली थर्ड और सेकंड और थर्ड रो है। अब इन दोनों रो के अंदर कॉमन वैल्यू क्या है, इन दोनों रो के अंदर कॉमन वैल्यू Q2 कॉमन नहीं है लेकिन Q1 कॉमन है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस के बाद Q1, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो ये वाली वैल्यूज है कॉमन है, मतलब Q0 कॉमन है और x कॉमन है, क्योंकि उसमें और कोई कॉलम ही नहीं है, लिहाजा जब एक ही सिंगल कॉलम हो तो उसकी हम वैल्यू उसके हम लिटरल्स लिख लेते हैं। तो Q0 एंड x बार आएगा, Q0 आएगा इसके साथ Q0 और x के ऊपर बार आएगा। इसके ऊपर बार क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है जी 0, तो इसलिए x के ऊपर बार आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको दोस्तों ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे के मैप वाले लेक्चर को 6 समझेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो सेम यही दोस्तों यहाँ पे भी आपको कॉमन आएगा, मतलब जो सेम कॉमन यहाँ पे आया ना आंसर, सेम यही आपका यहाँ पे भी आएगा। लिहाजा आपका जो J2 का आंसर है वो भी यही होगा और जो K2 का आंसर है वो भी यही सेम होगा। क्लियर। आप नीचे जाकर देखते हैं क्या यही आंसर है, क्या बोला Q1 Q0x प्लस Q1 Q0x बार। देखते हैं क्या यही आंसर है J2 और K2 का। तो ये देखें यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो Q1 Q0 और x प्लस Q1 Q0 और x। अब यहाँ पे बार बार इसने ऊपर क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ऊपर मैंने बताया था ना जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर बार आएगा, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी उसके ऊपर बार नहीं आएगा। तो यह देखो यहाँ पे जो हमारे पास x था उसकी एक एक दफ़ा वैल्यू 0 थी, एक दफ़ा 1 थी, तो देखो एक दफ़ा x के ऊपर बार आ गया, एक दफ़ा नहीं आया। और उसके बाद एक ऊपर आप देख सकते हो कि अगर हम इस फर्स्ट ग्रुप की बात करें, इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू मिली थी हमें वो क्या थी भला, वो Q1 की वैल्यू 0 थी, तो Q1 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो हमें जो Q0 की वैल्यू मिली थी वो भी क्या थी, 0 थी। Q0 की वैल्यू भी 0 थी, यहाँ पे जो कॉमन मिली थी उसके ऊपर भी बार आ जाएगा ऐसे। जबकि अगर दूसरे इस ग्रुप की बात करो, ये वाला जो दूसरा हमें ग्रुप मिला था इसमें जो कॉमन वैल्यू निकली थी वो थी 1 Q1 की, लिहाजा अब Q1 के ऊपर बार नहीं आएगा। और यहाँ पे जो Q0 की वैल्यू मिली थी वो भी 1 थी, इसलिए Q0 के ऊपर भी बार नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के ऊपर बार आना था, x के ऊपर बार नहीं था आना। मतलब जिसके अंदर Q के ऊपर बार है उसके अंदर x के ऊपर बार नहीं है, जबकि जिसके अंदर Q के ऊपर बार नहीं है उसमें x के ऊपर बार है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल मेरी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। देखो जिसके अंदर x के ऊपर बार है उसमें Q के ऊपर बार नहीं है दोनों के ऊपर, और जिसमें x के ऊपर बार नहीं है उसमें Q के ऊपर बार है। तो ये देखो हमारी एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक आई है। बाकी भी सेम ऐसे ही हमने ग्रुपिंग करनी थी और उसमें कॉमन निकालना है, फिर इसमें J0 और J1 के अंदर ग्रुपिंग करनी थी और उसमें कॉमन निकालना था हमने। क्लियर, समझ रहे बात को। अब अगर इसमें आप ग्रुपिंग करो तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रुपिंग इस तरह से करेंगे, ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा और ये 4 का दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब इस तरह से दो ग्रुप बन गए हैं, एक ये फर्स्ट ग्रुप बन गया 4 का और ये सेकंड ग्रुप बन गया 4 का। यहाँ पे भी, और ये किसके लिए है, ये J2 के लिए है, सॉरी ये J1 के लिए का टेबल है और ये K1 का टेबल है, ठीक है। अब इनके अंदर ये जो 4 का आपने ग्रुप बनाया, इनमें आप कॉमन वैल्यू ढूंढो। तो अगर हम देखें तो इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो 4 वैल्यूज हमने ये ग्रुप जिनका बनाया इनके अंदर Q2 भी कॉमन नहीं है और Q1 भी कॉमन नहीं है। इनमें सिर्फ क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ जो है इस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो x0, क्योंकि कॉलम में सिंगल है ना, तो कॉलम जो भी सिंगल है उसकी लिटरल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x Q0 एंड x ये कॉमन है, Q0 और x। अब यहाँ पे Q0 की वैल्यू जो हमें मिली है कॉमन वो है 0 और x की वैल्यू 1। तो इसका मतलब Q0 जो है s के ऊपर हम बार लगाएंगे और x के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, अगले जो ग्रुप है उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो अगला ग्रुप ये वाला है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हमारे पास Q2 और Q1 की कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, जबकि Q0 की वैल्यू 1 मिली कॉमन और x की वैल्यू 0 मिली कॉमन। तो यहाँ पे हम Q0 को लिखेंगे ऐसे ही और x के ऊपर लगाएंगे बार, क्योंकि x की हमें जो वैल्यू मिली है कॉमन वो 0 है इस ग्रुप के अकॉर्डिंग। सेम यही आंसर इसके लिए भी आएगा। तो मतलब आपके पास जो J1 और K1 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, Q0 बार x प्लस Q0 x बार। देखते हैं क्या यही आंसर है वहाँ पे नीचे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, देखो Q0 x बार प्लस Q बार x, Q0 बार x, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सेम आंसर आया। उसके बाद अगर हम ये हमारे पास टेबल है J0 का और ये K0 का। इसके अंदर आप देखो ग्रुपिंग किसकी होनी है, तो 1 की। तो लेकिन उन 1 के साथ हमने अगर दोस्तों बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना तो हम साथ x वाले बॉक्स को मिला सकते हैं। तो मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे 1 और x है, लिहाजा इन सब को मिलाकर हम एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे और इन सबको मिलाकर भी एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे। तो इन सब के लिहाज से अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ना तो Q2 कॉमन है, ना Q1 कॉमन है, और ना ही कॉलम्स के अंदर चूंकि सारे कॉलम सेलेक्ट हुए हैं, लिहाजा इन कॉलम्स के अंदर ना तो x की वैल्यू कॉमन है ना ही Q0 की वैल्यू कॉमन है। जब दोस्तों कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो फिर आंसर जो है 1 लिखते हैं। तो यही वजह J0 की वैल्यू आंसर भी 1 आया और K0 का जो
सिंप्लीफाइड आंसर है वो भी 1 आया। ये देखो कि J0 भी 1 एंड K0 भी 1। उसके बाद दोस्तों सीक्वेंशियल सर्किट जो छठा स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने इस अपनी बूलियन जो एक्सप्रेशन आपने निकाली है सिंप्लीफाइड के मैप के थ्रू, इसको देखते हुए आपने क्या करना है, अपना पूरे का पूरा सर्किट जो है वो ड्रा करना है। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 फ्लिप फ्लॉप बनाओगे। 3 फ्लिप फ्लॉप क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने आपको शुरू में बताया था J0 K0 ये बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो 2 हैं ये आपके फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 3 फ्लिप फ्लॉप हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद ये चूँकि सिंक्रोनस काउंटर है, तो यहाँ पे जो क्लॉक इनपुट है वो सबको कॉमनली मिल रही है। ये आप देख सकते हो क्लॉक जो है इनपुट है वो सबको कॉमनली मिल रही है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमने ये क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसके जे और के इनपुट कहाँ से मिलेगी? ये देखो उसके क्या कहता है, जो फर्स्ट आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे और के इनपुट क्या होगी? 1 होगी। तो यही वजह आप देख सकते हो कि यहाँ पे जे और के जो इनपुट है उसको हमने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है कंटिन्यूअसली। ठीक है? उसके बाद कहता है जो सेकंड आपका फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर जो आपके पास जे और के की इनपुट मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि मतलब Q0 और एक्स बार, Q0 और एक्स बार, Q0 और एक्स बार। Q0 कौन सा? Q0 ये है। तो Q0 को पकड़ेंगे, ठीक है, Q0 को पकड़ा, उसको यहाँ मिला दिया और एक्स बार का मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू 0 और उसके ऊपर बार, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा नॉट गेट। ठीक है, ये नॉट गेट हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। यानी यहाँ पे जब अप काउंटिंग करनी होगी तो यहाँ पे हमें Q के ऊपर जो 0 मिल रहा होगा वो 0 जो है कन्वर्ट हो जाएगा, वो 0 यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा इस नॉट गेट के थ्रू 1 में, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। तो वो जो 1 की इनपुट है वो हम आगे इस आर गेट के थ्रू कन्वर्ट लगाएंगे। आर गेट के थ्रू क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये दोस्तों ये जो एंड गेट की इनपुट है, ये जो एंड गेट की इनपुट है उसके अंदर क्या हो रहा है, 2 इनपुट्स है ना, 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं। एक एक्स ज़ीरो और Q0 एक्स बार और एक है Q0 बार और एक्स, दोनों को आपस में प्लस करके हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो एक हमें इनपुट ऊपर से मिल रही है, ठीक है, और एक इनपुट हमें नीचे से मिल रही है। तो ये आगे आर गेट लगा हुआ है जो कि दोनों को प्लस करके आगे फॉरवर्ड कर रहा है जे और के ऊपर। सेम वही चीज़ आगे भी हमने इंप्लीमेंट की हुई है इसके लिहाज से। अब यहाँ ये जो थर्ड थर्ड हमारा जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो इनपुट मिलेगी जे और के ऊपर, J2 और K2 के ऊपर, वो इस तरह से मिलेगी इस सर्किट को फॉलो करते हुए कि मतलब जिसमें Q0 Q1 मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट आउटपुट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उसको एक्स बार के साथ प्लस करेंगे ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से Q0 Q1 बार और एक्स सिंपल होगा। ठीक है, तो वो हम कनेक्ट करेंगे नीचे से। तो ये आप देख सकते हो जो ऊपर से इनपुट आ रही है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से, जो कि ये एंड गेट है और ये पीछे वाला एंड गेट प्लस हो आपस में जो है ना वो दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं और आगे जाके इस आर गेट से कनेक्ट हो रहे हैं, और नीचे से भी हमें ये इनपुट जो है यहाँ से मिल रही है इस एंड गेट से और इस एंड गेट से। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा ये सर्किट जो है कम्प्लेक्स है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, ऊपर से जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है उसको देख देख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह से आपस में अटैच होनी है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर हमारा जो है फिनिश होता है। ये लेक्चर वैसे करवाने की आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि लेक्चर नंबर 29 के अंदर मैंने बहुत ही ब्रीफली हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। लेक्चर नंबर 29 करने से आपका लेक्चर नंबर 30 भी कवर हो जाता है और लेक्चर नंबर 31 भी हाफ कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।